कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर घमासान शुरू हो गया है। विवाद उनके वापस आने पर नहीं है, बल्कि उनके लिए एक अलग टाउनशिप बसाने पर है। केंद्र सरकार ने सूबे की मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार से इसके लिए जमीन मुहैया कराने को कहा, तो अलगाववादियों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। 90 के दशक की ये तस्वीरें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। पाकिस्तान की लगाई आग से पूरा जम्मू कश्मीर जलने लगा। आतंक की लपटों में जम्मू कश्मीर का सदियों पुराना भाईचारा भी झुलसने लगा। निशाने पर सिर्फ भारतीय फौज नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडित भी थे। उनके खिलाफ जुल्म की ऐसी दास्तान लिखी गई कि वो अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। हजारों कश्मीरी पंडित अपनी जमीन छोड़कर दर दर भटकने पर मजबूर हुए। अब एक बार फिर कश्मीर के इन बेघर बाशिंदों को घर वापस लाने की मुहिम शुरू हुई है। मोदी सरकार ने अलग टाउनशिप बनाकर कश्मीरी पंडितों को बसाने का फैसला किया है और इसके लिए 580 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। जैसे ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सूबे की मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार से इस टाउनशिप के लिए जमीन को मुहैया करवाने को कहा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द जमीन मुहैया कराने का भरोसा दिलाया और विवाद शुरू हुआ। जो हमारी माइनॉरिटी बरादरान हैं, जितना हक मुझे यहाँ रहने का है कश्मीर में, उतना ही हक उनको है, क्योंकि वो यहाँ के पुश्ती बाशिंदे हैं। उनको यहाँ पर हर एक किस्म का हक है यहाँ पर रहने का, क्योंकि कश्मीरी लोगों की अपनी एक मिजाज है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने भी कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का स्वागत तो किया है, लेकिन उनके लिए अलग कॉलोनी बनाने का विरोध कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि इस कदम से कश्मीर के दो समुदायों के दिलों की दूरियां और बढ़ेंगी। आ जाए, गणपति यार में उनकी जगह है, चाडुरा में है, शुपियन में है, हाल में है, अमीरा कदल में है, जवाहर नगर में है। वहाँ आ जाए, वहाँ बसे, मकान रहे, मकान बनाए, भाइयों के साथ मिले जुले। जिस भी इलाके में उनकी अपनी जमीनें हैं, जायदादें हैं, वहाँ आराम से आए और बस जाएं। उनको किसने निकाला है? अब अगर हालात खराब थे, अब सरकार भी खुद ही क्लेम करती है कि हालात भी ठीक हो गए, तो हम यही चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित आए और भाईचारा के साथ अपने मुसलमान भाइयों के साथ रहें। अगर आप उनके लिए एक अलग होमलैंड टाइप मतलब ये कोई टाउन तैयार करोगे तो वो तो एक गलत मैसेज आएगा। ये जो मुफ्ती साहब ने ये जो प्रपोजल बनाया है और यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलके कि कंपोजिट जो कॉलोनी बनेगी, वहीं पे हमारा हिंदू भाई भी रहेगा, मुसलमान भाई भी रहेगा, सिख भाई भी रहेगा। सो वी विल प्रोटेक्ट ईच अदर। हम एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट करेंगे। फिलहाल 62,000 विस्थापित कश्मीरी पंडित देश में रजिस्टर्ड हैं। ये 1989 में फैले आतंकवाद के बाद कश्मीर घाटी से जम्मू, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में चले गए। आज इनकी घर वापसी के साथ इनके दिलों में बैठे खौफ को दूर भगाना भी उतना ही जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आतंकवाद की आग में जलते कश्मीर में अलगाववादियों की खोखली गारंटी पर इन बेघर लोगों की सुरक्षा क्या छोड़ी जा सकती है? जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो भाईचारे के नाम पर कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी का विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये है कि उनकी हिफाजत कैसे होगी। यासिन मलिक जैसे अलगाववादी कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन इनकी खुद की हिफाजत में हमारा आपका पैसा खर्च होता है। जी हां, अलगाववादी नेताओं पर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर की सरकार 10 करोड़ रुपए खर्च करती है। अलगाववादियों की सुरक्षा पर यह रकम खर्च होती है। सवाल यह है कि जिनकी सुरक्षा हमारे रहमो करम पर है, वो दूसरों की सुरक्षा की गारंटी आखिर कैसे ले सकते हैं? और क्या ऐसे लोगों के भरोसे वाकई में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा जो माइनॉरिटी में है छोड़ी जा सकती है? पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन आए दिन जम्मू कश्मीर का अमन चैन छीनने की कोशिश करते हैं, और ये भरोसा इस बीच कैसे किया जा सकता है कि वो 1990 जैसे हालात एक बार फिर से बनाकर घाटी का अमन चैन खराब करने की कोशिश दोबारा नहीं करेंगे? जबरदस्ती बंदूक की नोक पर 90 के दशक में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया। आज 25 साल हो गए हैं। आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जगह जगह कश्मीरी पंडित, जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश में।
25 साल बाद आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पॉलिसी बनाने की एक पहल की है कि हम कश्मीरी पंडितों को मान, सम्मान, सुरक्षा, इज्जत के साथ वापस कश्मीर घाटी के अंदर बसाएंगे। हम कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तान और आतंकवादियों की दया पर, उनके दरवाजे पर नहीं छोड़ सकते हैं। सुरक्षित उनकी घर वापसी कराएंगे। उनके लिए हम एक कम्प्रीहेंसिव प्लान तैयार कर रहे हैं। चलिए और मिशन व्यू में बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतों की सौगात लेकर आई है, क्योंकि पार्टी गुड गवर्नेंस तो बाद में देगी, पहले अपनी सिर्फ टब्बल सुलझा नहीं पा रही है। पार्टी में नाराज लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है और इसके साथ बढ़ता जा रहा है पार्टी का घमासान। अब नए बवाल को बढ़ाया है लखनऊ के सुनील लाल ने। सुनील का दावा है कि उन्होंने पार्टी का लोगो डिजाइन किया और अब वो पार्टी से अपना लोगो वापस मांग रहे हैं। इस सब के बीच सवाल ये कि क्या वाकई सुनील का पार्टी से मोहभंग हो गया है या फिर ये सब कुछ शेख पब्लिसिटी स्टंट भर है। सियासत में रूठने मनाने का खेल पुराना है, लेकिन आम आदमी के घर में नाराजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आपके अपने कुछ यूं रूठे हैं कि वो अपनी दी सौगातें भी वापस मांगने लगे हैं। कोई चंदे की रकम मांग रहा है तो कोई गाड़ी, और कोई कह रहा है कि उसका डिजाइन किया गया लोगो इस्तेमाल न हो। पहले केजरीवाल को नीले रंग की वैगनआर गाड़ी गिफ्ट करने वाले कुंदन शर्मा ने केजरीवाल से गाड़ी वापस मांग ली और अब लखनऊ के सुनील लाल ने पार्टी से कहा है कि वो लोगों का इस्तेमाल करना बंद कर दे। सुनील ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पार्टी का लोगो मेरी बौद्धिक संपत्ति है, मैंने इसका मालिकाना हक कभी पार्टी को ट्रांसफर नहीं किया। पार्टी इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दे, इससे हमारी शुभ भावनाएं जुड़ी हैं और मैं इसके सामने बैठकर आपके रंग बिरंगे प्रवक्ताओं को दूषित राजनीति का खेल खेलते हुए नहीं देख सकता। हालांकि आम आदमी पार्टी को इस बात की चिंता नहीं कि लोग उसे दी हुई सौगातें वापस क्यों मांग रहे हैं। देखा जाएगा क्या है, लेकिन मैं तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि दिल बड़ा होना चाहिए। अगर आपसे हमारी मुश्किलात भी मुश्किल है, थोड़ी तकलीफ भी अगर आपको है तो भूल जाइए। नाराजगी मतलब दूर नहीं करेंगे आप, बस बुला देंगे तब। हाँ भाई, हम कोशिश करेंगे नाराजगी दूर करने की, लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं मानता है, ये तो प्यार में भी होता है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को बेफिक्र दिखाने की कोशिश चाहे जितनी करें, लेकिन वो भी जानते हैं कि ये वो कार्यकर्ता हैं जिनके दम पर पार्टी की बुनियाद टिकी है। और सवाल ये है कि इन कार्यकर्ताओं के दिलों में ऐसी क्या टीस है कि उनका पार्टी से मोह भंग होने लगा है। ये वक्त था जब आम आदमी पार्टी को तमाम लोगों के सहयोग की जरूरत थी, चाहे वो सहयोग चंदे से जुड़ा हो या अरविंद केजरीवाल की गाड़ी से या फिर आम आदमी पार्टी के लोगों से। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को पुराने सहयोगियों की नाराजगी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वजह है कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ पुलकित नागर, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी से लोगों इस्तेमाल न करने को कहने वाले सुनील खुद को पार्टी के अंदर मचे घमासान से बेहद दुखी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी की साख पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी जाहिर सी बात है कि फायदा उठाएगी, तो लगे हाथ उसने भी आरोप लगा दिया कि दिल्ली के तुर्कमान गेट पर रोड रेज की घटना को अंजाम देने वाले आम आदमी पार्टी के ही समर्थक हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री की खास खास भी। बीजेपी की ओर से सवाल तीखे हुए तो आम आदमी पार्टी भी फौरन हरकत में आ गई और बीजेपी पर ही उल्टा पलटवार कर दिया। तो कैसे चला आरोप प्रत्यारोप का दौर, जरा आप देखिए। रोते बिलखते शाहनवाज के परिवार वालों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि दिल्ली में शाहनवाज की हत्या पर राजनीति की रोटियां सिकनी शुरू हो गईं। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि मृतक के परिवार वालों का कहना है कि आरोपी आम आदमी पार्टी के मंत्री का बेहद खास आदमी है और उन्होंने कहा है कि उनके होर्डिंग पोस्टर वो यहाँ के मंत्री के साथ रहते हैं। अगर ऐसा है जो जनता कहती है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही कायरतापूर्ण घटना है। किस तरीके से बच्चों के सामने उनके पिता का मर्डर कर देना। हम ऐसे सत्ता के नशे में अगर मदहोश हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। उसके मंत्री को तुरंत इमीडिएटली केजरीवाल साहब को इस्तीफा दिलाना चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भारतीय जनता पार्टी कहां से उनके पास प्रमाण है इस बात का कि वो आप सपोर्टर द्वारा मारा गया व्यक्ति है और उसके परिवार पे वो मिलने जा रहे हैं। ये एक गंभीर मामला है और इस पे हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के बारे में भी विचार करेंगे।
आपने केंद्र की बीजेपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। आप नेताओं का आरोप है कि कानून व्यवस्था के मसले पर मोदी सरकार विफल साबित हो रही है और दिल्ली में पुलिस केंद्र के पास है। गौरतलब है कि रविवार रात तुर्कमान गेट इलाके में कार सवार लोगों ने महज बाइक के कार से टकरा जाने पर 38 साल के शाहनवाज को उसके नाबालिग बच्चों के सामने पीट पीट कर मार डाला था। परिवार वालों को अब इंसाफ का इंतजार है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली में आजकल आए दिन कुछ न कुछ लगा रहता है। कभी एमसीडी और सरकार के बीच में सरपटबल हो रही है, तो कभी रोड रेज में दिल्ली देश भर में सुर्खियां बटोर रही है, तो फिर मामला सामने आता है टोल टैक्स से लगे जाम का। जी हां, टोल टैक्स के खिलाफ जनता में आक्रोश आया, फिर यूं कह लीजिए कि विरोधी पार्टी में आक्रोश आया, तो उसके बाद जनता की जरूर बन पड़ी। नई सड़क जब भी बनती है तो उस पर वसूली का बोर्ड सरकारें पहले लगा देती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। और यही हुआ कि जब नोएडा डीएनडी जो है उस पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन कर सत्तारूढ़ सरकार को कहा कि भाई अब तो टोल वसूलना बंद कीजिए, लेकिन दिल्ली वाले घंटों ट्रैफिक में कैसे फंसे रहे, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के डीएनडी टोल प्लाजा पर हंगामा बरपा है। बीजेपी के कार्यकर्ता टोल टैक्स वसूलने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। टोल टैक्स के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पुलिस खामोश है और डीएनडी से गुजरने वाले लोग परेशान। 56 रुपए लगते आने जाने में एक मध्यम वर्ग के एक छोटी सी गाड़ी के। लास्ट में अगर जाए, जितने का पेट्रोल नहीं, जितने का उसकी तनख्वाह नहीं, उतना वो टोल में दे देता है। कहाँ का इंसाफ है? टोल वसूलने वालों का कहना है कि सड़क बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। प्राइवेट कंपनियां 4 लेन या उससे ज्यादा के निर्माण में निवेश करती हैं। बदले में उन्हें टोल वसूली का हक मिलता है। सरकार का दावा है कि एक बार सड़क की लागत वसूलने के बाद टोल वसूली रुक जाएगी, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर टोल टैक्स वसूलना जारी रहता है। जब ये 97 में आए थे, एग्रीमेंट हुआ था, उस समय इन्होंने ये कहा था कि भाई जब शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, हम चले जाएंगे। अब ये बैलेंस शीट ऐसी बना रहे हैं अपने, जिसमें प्रॉफिट 100 साल तक नहीं आएगा। इतने खर्चे रूल जरूर दिखा रहे हैं। देश की जनता अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देती है। जनता के पैसों से सरकारें सड़क, पुल, रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। सवाल ये है कि जब जनता टैक्स के रूप में पैसे दे रही है, तो फिर वो किसी सड़क को बनाने के लिए दोबारा पैसे क्यों दे? हालांकि इस डीएनडी को टोल फ्री बनाने की मांग पहले भी उठती रही है, लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर हंगामा किया, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार चौबे के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तो बीजेपी विपक्ष में है, तो इसलिए दिल्ली और नोएडा के लोगों का दर्द तो उसे समझ में आता है, लेकिन यही बीजेपी टोल फ्री महाराष्ट्र का नारा देकर सत्ता में आती है तो वहां पर रिव्यू और कानूनों का हवाला देती है। यही राजनीति है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने आज एक और नई योजना की शुरुआत कर दी है। मुद्रा बैंक की शुरुआत हो चुकी है। ये बैंक दरअसल छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री की ओर से ये छोटे कारोबारियों को दिया गया एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना को लॉन्च कर दिया। एक ऐसी योजना जो रेहड़ी पटरी वालों से लेकर माइक्रो और लघु उद्योगों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसके तहत 3 हिस्सों में लोन की सेवा को रखा गया है। पहला, शिशु लोन योजना, जिसमें काम के लिए 50,000 तक का लोन मिलेगा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि एक छोटा ब्यूटी पार्लर या फिर छोटी पटरी पर दुकान चलाना चाहते हैं। दूसरी है किशोर लोन योजना, जिसके तहत आप काम के लिए 50,000 से लेकर 5 लाख तक का कर्ज सिडबी से काम के लिए ले पाएंगे। इस बजट से जो भी प्रोविजनल स्टोर या फिर छोटी मशीन लगाकर काम करना चाहते हैं, उन्हें इस योजना से फायदा होगा। तीसरा है मुद्रा तरुण योजना, जिसमें 5 से 10 लाख तक काम के लिए लोन दिया जाएगा। इसमें माइक्रो उद्योग को चलाने में सरकार सहायता करेगी। देश में स्वरोजगारी के अवसर बढ़ाने चाहिए। देश की इकोनॉमी को ताकत देने वाला जो नीची पायरी पर जो लोग हैं, उनकी शक्ति को समझना चाहिए और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। और इस मूल चिंतन में से ये मुद्रा की कल्पना आई है। इस योजना के तहत लिया गया कर्ज कम ब्याज पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी से लिया जा सकेगा। माना जा रहा है कि ये 6 से 7% ब्याज दर के हिसाब से दिया जाएगा, जबकि इस तरह के काम के लिए बैंक या फिर प्राइवेट संस्थाएं 24 से 30% ब्याज लेते हैं।
मुझे मेरे अपना ऐसा अनुमान है, प्रधानमंत्री जी ने एक संकेत दिया है, शायद 7 से 8% इस पर ब्याज दर होनी चाहिए, जो कि वाजिब होगी। देश में करीब 5 करोड़ 77 लाख स्मॉल और माइक्रो यूनिट्स हैं, जो करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। इनमें करीब 25 करोड़ लोग जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ इसे मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखना चाहते हैं, जिससे भारत को बेहतर पोजीशनिंग मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तोहफा तो दे दिया मोदी जी ने, लेकिन सवाल उठता है कि भाई लोन देने के लिए पैसा कहां से आएगा और क्या वाकई में इन कारोबारियों को आसान शर्तों पर लोन मिल भी पाएगा। दरअसल मुद्रा बैंक के सहारे एक तरफ प्रधानमंत्री छोटे कारोबारियों को मदद करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर वो ये छवि भी देना चाहती है कि किसानों की सरकार है, किसानों के साथ खड़ी है, इसलिए किसानों के लिए भी घोषणाओं की छड़ी लगा दी है। मोदी सरकार ने फसल की बर्बादी पर संज्ञान लेते हुए किसानों को 1.5 गुना मुआवजा देने का ऐलान कर डाला है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल पर देश के किसान उनकी सरकार से नाराज हैं। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर भी थोड़े परेशान भी हैं कि उनकी सरकार की छवि कॉरपोरेट परस्त और गरीब विरोधी की बन रही है। इस छवि से छुटकारा पाने के लिए मोदी ने किसानों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है कि अब किसान का वो जो 50% के नुकसान वाला जो दायरा था, उसको बदल करके 33% भी अगर नुकसान हुआ है तो भी वो किसान हकदार बनेगा। पहले किसानों को उतना ही मुआवजा मिलता था जितने रुपए की फसल बर्बाद होती थी। मोदी ने ऐलान किया है कि अब किसानों को नुकसान का 1.5 गुना मुआवजा मिलेगा। अगर उसको नुकसान में पहले 100 रुपया मिलता था, 150 मिलेगा। लाख मिलता था तो 1.5 लाख मिलेगा। उसकी मदद 1.5 गुना कर दी जाएगी। कभी हमारे यहाँ इंक्रीमेंटल होता था 5%, 2%, 50% वृद्धि, और ये किसान को तत्काल मदद मिले। मुद्रा बैंक की शुरुआत करते वक्त मोदी ने किसानों के लिए कई सौगातें दी। मसलन उनको अब 33% नुकसान पर ही मुआवजा मिलेगा, जो पहले 50% नुकसान पर मिलता था। इसके अलावा मुआवजे की रकम को बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है। साथ ही बैंकों और बीमा कंपनियों को ताकीद की गई है कि वो किसानों की हर संभव मदद करें। इसके अलावा गरीबों के हुनर को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी मुद्रा बैंक को दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की मदद के लिए कैबिनेट कमेटी बनाई है। मंत्रियों का ये समूह गांव-गांव जाकर नुकसान का आकलन कर रहा है। राज्य सरकार और मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने रुपए भेजना भी शुरू कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। तो नेशन व्यू में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।